सूरज ढला, डर के ना अंधियारों से वो कभी टला। गिला शत्रु का हो अभेद ना परवाह, है युद्ध कर्तव्य का है ये कुरुक्षेत्र। लेके हर लक्ष्य को वो साथ है चलता, निडर संतान है वो मातृभूमि का। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर। इतिहास हाँ इतिहास, वो इतिहास रचता हर पहर। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर। इतिहास हाँ इतिहास, वो इतिहास रचता हर पहर। नरेंद्र भाई, ये नाम एक भरोसे का है, एक उम्मीद का है और एक गारंटी का भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत इसी नाम पर मिली। 2019 के चुनाव में भी इसी नाम का जादू चला। यही नहीं, बीते 10 सालों में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी की जीत के लिए यही नाम सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी बन गए। लेकिन क्यों? यह सवाल हमें उस तारीख पर लेकर जाता है जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद शुरू हुई नरेंद्र मोदी की वो यात्रा जिसने भारत के इतिहास में बदलाव और बड़े फैसलों का नया अध्याय शुरू कर दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनौती नहीं है, जिम्मेदारी बड़ी है, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लेकिन लोकतंत्र के विजय रथ का सारथी वही है। एक बार फिर उसने थामी है देश की कमान। सबसे बड़े महारथी के सामने है एक और इम्तिहान। नए संकल्प, एक नए लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है और अब दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पीएम मोदी की तीसरी पारी कैसी होगी। वो गठबंधन की सरकार का संतुलन कैसे साधेंगे, वो क्या बड़े फैसले लेंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। वादा विकसित भारत का है, इरादा भारत को विश्व गुरु बनाने का है और इस उम्मीद की कसौटी पर इसे परखा जाना है, वो प्रधानमंत्री मोदी है। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। पार्टी की रणनीति हो या सरकार की जिम्मेदारी, विपक्ष के हमले हो या फिर बड़े निर्णायक फैसले, नरेंद्र मोदी चौतरफा दबाव में काम करना जानते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे। इन 10 वर्षों में जिन लोगों ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम किया, जो उनके अहम फैसलों में शामिल रहे, उनके आदेशों को अंजाम पहुंचाया, उन सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के जज्बे को, काम के जुनून को, उनके व्यक्तित्व को करीब से देखा और समझा। तो कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला, सुनते रहते हैं, समझने की कई एफर्ट लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जब पूरी ब्रीफिंग वगैरह हो जाती थी तो वो हमेशा मुझे कोई न कोई एक किस्सा सुनाते थे। जब भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आर्म फोर्सेस पर्सनल के साथ मिलते हैं तो जो उनकी जो कनेक्ट होती है वो बिल्कुल दिल से होती है। ग्रेटेस्ट लिजनर है, ऑब्जर्व करता है। एक दशक में पीएम मोदी ने सरकार और सिस्टम के काम के तरीके को बदला, उनकी सोच बदली और यही वजह है कि बीते दशक में मोदी कई साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लेने में कामयाब रहे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5
सदियों का इंतजार खत्म किया। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला। 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया। दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही है, उसे हमने ही पूरा किया। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया। सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे कार्यकाल में, और 21 जून को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल योगा डे भी हमारी ही सरकार के प्रयासों से घोषित। जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, जो बरसों से हुआ नहीं, वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। और बड़ी बात यह कि हर फैसले को तय वक्त और तारीख पर अंजाम दिया गया, खासकर ऐसे मौकों पर जब देश की सुरक्षा को दुश्मनों से चुनौती मिली। भारत ने दशकों तक आतंकवाद और दहशतगर्दी का जख्म झेला। देश की इस पीड़ा को नरेंद्र मोदी जानते थे। यह आक्रोश उस वक्त और भड़क उठा जब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद ही पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी में बड़ा हमला कर दिया। हमले में कई जवान शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वक्त बदल चुका है। भारत दुश्मन के हमले पर चुप नहीं बैठता। उरी में सेना के शिविर पर जैश ए मोहम्मद के हमले से देश गुस्से में था। प्रधानमंत्री मोदी देश की इस भावना से वाकिफ थे, और फिर इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 10 दिन बाद ही उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया। आजादी के बाद भारत ने पहली बार ऐसा एक्शन लिया था। पीएम मोदी खुद जोखिम भरी इस कार्यवाही पर लगातार नजर बनाए हुए थे। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा रिस्क था, और रिस्क मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े। तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की ज़रूरत थी, उसको भी कुछ साधन भी जुटाए गए ताकि कोई तकलीफ ना हो। तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई, और वो भी सीक्रेसी मेंटेन करने, तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ था, आतंकी हमले पर भारत चुप नहीं बैठेगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर कायराना हमला किया, और उसी वक्त भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उल्टी गिनती शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट था, बहुत ही बड़ा। तो एज इट इज इसका रिस्पांस क्या होगा, कहीं होगा, तो ग्राउंड प्रिपरेशंस, थिंकिंग बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रही थी। पुलवामा अटैक के एक दिन बाद 15 तारीख को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। बैठक में भारत ने एक और बड़े प्रहार का फैसला लिया। लंबे मंथन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना को एयर स्ट्राइक की अनुमति दे दी। आई थिंक उस सिचुएशन में एयर पावर को यूज़ करके एयर स्ट्राइक करना डीप इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी, ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला था। ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, और तय यह हुआ कि अब बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ये एक इतना ठोस कदम था कि एनिमी को समझ आए कि अब ये टेररिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड इसके पीछे जो लोग हैं वो जहां भी होंगे उनको टारगेट किया जाएगा। उस रोज कश्मीर से लेकर पीओके तक का इलाका अचानक मिराज 2000 जेट की दहाड़ से थर्रा उठा। तड़के 3 बजे जेट फाइटर एलओसी पार कर बालाकोट पहुंच गए, और फिर देखते ही देखते उन्होंने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया।
बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया, एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। भारतीय वायुसेना की इस कार्यवाही से पाकिस्तान को सबक मिल चुका था। 71 के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने एलओसी क्रॉस करके कोई टारगेट हिट किया 71 के बाद। सो ये एक बहुत अहम फैसला था, बहुत स्ट्रांग फैसला था। स्ट्रांग इसलिए भी क्योंकि एयर पावर को जल्दी यूज़ नहीं करते। जब कारगिल हुआ था ना, दुश्मन के सैनिक हमारे एरियाज में बैठे हुए थे, हमने एयर पावर खाली अपने एरिया में यूज़ की, हमने एलओसी क्रॉस नहीं किया। तो इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत अब दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है और दुनिया को बताता भी है। ये बात पाकिस्तान को भी समझ में आ गई। एक पाकिस्तान को क्लियर मैसेज गया कि हम एयर पावर भी यूज़ कर सकते हैं, टेररिस्ट कहीं भी सेफ नहीं है, टेररिज्म अनएक्सेप्टेबल है। वो जो न्यूक्लियर उस पर ये जो मुद्दा उठाते थे कि हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो एक हमने स्ट्रेटजिक स्पेस को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जहाँ पे एयर पावर यूज़ हो सकती है विदाउट एस्केलेशन। तो इसके बाद एस्केलेशन कंट्रोल किया गया, इसको सिचुएशन को आउट ऑफ हैंड नहीं जाने दिया। ये सब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की डंके की चोट पर पाकिस्तान से वापसी हुई। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। भारतीय सेना के हर बड़े ऑपरेशन के पीछे पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति रही। यही वजह है कि गलवान में भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब देने में देर नहीं की। वक्त रहते चीनी सेना को खदेड़ दिया गया। लाइन ऑफ एक्शन तो सबसे पहले यही था कि हम इस तरीके से हम ताकत दिखाएं कि पीएलए और चीन और कोई हरकत करने से पीछे हटे। जितना हो गया था गलवान में वो ठीक है, लेकिन उस किस्म के और किस्से ना हो और जगह पे वो हमें बैकफुट पर जाने पर मजबूर ना करें। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे प्रधानमंत्री मोदी की कई बैठकों में शामिल रहे हैं। मोदी सैन्य मामलों में कितनी गहरी समझ रखते हैं, इस बात को नरवणे ने बेहद करीब से देखा और समझा है। जब पूरी ब्रीफिंग वगैरह हो जाती थी तो वो हमेशा मुझे कोई ना कोई एक किस्सा सुनाते थे अपने ज़िंदगी का या कुछ का। और फिर जब मैं वापस आता था तो मैं सोचता था कि इस किस्से क्यों सुनाया और इससे कोई सबक तो नहीं वो मुझे देना चाह रहे हैं इस तरीके से। सेना स्वदेशी हथियारों के दम पर आगे बढ़े, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, मोदी सरकार ने इस बात पर खास जोर दिया। वो एक बार उन्होंने ये कहा कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो गुजरात में पतंग का इंडस्ट्री तो है ही, काइट इंडस्ट्री। वो कह रहे थे कि उसका कागज़ कहीं बनता था, उसका गोंद कहीं से और आता था, उसका जो बांस होता है वो कहीं तीसरे जगह से। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना सारे चीज़ एक ही जगह बने। और फिर आके मैं सोच रहा था कि कहीं ये तो नहीं कि हमारे भी चीज़ें जो बन रहे हैं, गाड़ियाँ बनते हैं तो टायर कहीं से आ रहे हैं, इंजन कहीं से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल वो एक जड़ होगी डिफेंस कॉरिडोर्स की कि सारे इंडस्ट्री एक ही जगह में हो आसपास, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और अब तो भारत हथियारों के निर्यात की तरफ कदम बढ़ा चुका है। इस दिशा में शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मील का पत्थर साबित हुआ। ब्रह्मोस विश्व की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसे तेज। 300 किलोमीटर जाने के लिए ये करीब 5 मिनट का समय लेती है। विश्व की कोई भी क्रूज मिसाइल आप ले लीजिए,
वो कम से कम 20 मिनट से लेकर के 27-28 मिनट तक का समय लेती है। उसके अलावा इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी जो है, हमने 110 से ज़्यादा फ्लाइट ट्रायल करनी है। और कॉस्ट के हिसाब से देखा, जहाँ पर एक मिसाइल हमारी काम करती है वहाँ पर उनकी 2 या 3 मिसाइल्स लगती हैं, तो हम कॉस्ट के हिसाब से भी बेहतर हैं। हमारी मिसाइल को 10 साल तक उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मेंटेनेंस फ्री है। ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए भारत ने रक्षा निर्यात में धमाकेदार एंट्री की है। ब्रह्मोस की खरीद को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच बड़ी डील हुई थी। ये बात शायद ही लोगों को मालूम है कि इस डील को अंजाम तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा रोल था। तो जब बच्चे को बाप की ज़रूरत होती ना, पिता की ज़रूरत होती है, तो उस समय अंगुली पकड़ के वो चलता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है। तो मैं समझता हूँ पिछले 2022 जनवरी से लेकर के अभी ये जून 2024 आया है, तो करीब 2.5 साल में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और बहुत सारी जगहों पर हमको कष्ट आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ पर हम लड़खड़ा रहे थे, हम कहीं गिर रहे थे, तो हमको कहीं ना कहीं ढाढ़स बनाने के लिए कोई था शायद। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी उस रूप में थे जिस रूप में वो हमें बार बार उठो, चलो, लो, आगे रास्ता है। ब्रह्मोस की तरह राफेल भी भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पीएम मोदी ने वक्त की जरूरत को समझा और राफेल की डील को हरी झंडी दी। इंडियन गवर्नमेंट की विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट फ्रांस में थी, और ये ओपनिंग हुई कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट में 2 स्क्वाड्रंट्स को सीधा फ्लाईवे कंडीशन में लेने का नेगोशिएशन का जो डिसीजन हुआ, वो एक बहुत अगेन स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, बहुत टाइमली डिसीजन था, एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिसीजन था। फिर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो नेगोशिएशन हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। उसमें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उस टीम का लीडर था, एंड वो फाइनली राफेल बिकेम अ रियलिटी। 2 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुए। आप इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास राफेल होता तो जब बालाकोट के बाद जब पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जब अटैक कर रहे थे, जब कॉम्बैट हुआ, जब अभिनंदन को इजेक्ट करना पड़ा, अगर हमारे पास राफेल होता है तो ये नौबत नहीं आती कि उस कॉम्बैट इस जोन में जाता कि हमारा किसी एयरक्राफ्ट को किसी को इजेक्ट करना पड़ता, क्योंकि हमारी मिसाइल की क्षमता उनसे ज़्यादा अच्छी होती और वो एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं आ सकते। ये बिल्कुल क्लियरली समझने की ज़रूरत है। ये इतना स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट था इंडियन एयरफोर्स में। प्रधानमंत्री मोदी रक्षा क्षेत्र के कई बड़े बदलाव के सूत्रधार बने। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने देश की रक्षा में जुटे जवान और अफसरों से एक नाता कायम किया है। दिन मेरे को अच्छी तरह याद है अभी भी कि मेरी माताजी, मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा मेरे साथ गए थे, और हम लोग चाय पी रहे थे और एकदम से प्राइम मिनिस्टर जी आए और हमसे हाथ मिलाया, मुबारकबाद दी, और फिर हमारी माताजी की तरफ देखा और पूछा कि माताजी, उनको पहले प्रणाम किया और फिर बोले कि माताजी कहाँ रहती हैं, और उन्होंने तकरीबन 2 मिनट समय बिताया, पूछा कैसी हैं, आपकी हेल्थ कैसी है। तो वो तो बहुत ही लेसन इन लीडरशिप था, ह्यूमननेस था, काइंडनेस, कि किस तरह से एक आम आदमी के साथ जुड़ना। और अभी भी हमारी माताजी उस बात को भूल नहीं पाई हैं। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत मंत्र को भारतीय नौसेना ने भी अपनाया है। ये पीएम मोदी का ही एक विजन है कि इंडियन नेवी की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। I am the Indian Navy. भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से एक अपना गुरु मंत्र मानती है, स्पेशली आफ्टर द क्लेरियन कॉल गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इस पे हम और ज़्यादा जुड़ गए हैं।
और आज अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे 66 वॉरशिप्स बिग एंड स्मॉल अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें 64 भारतीय शिपयार्ड में बन रहे हों, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो DPSU शिपयार्ड्स हों। देश के दुश्मनों के दिल में डर हो, ये जरूरी है। नरेंद्र मोदी के साहसिक और ऐतिहासिक फैसलों से चीन और पाकिस्तान के दिल में यह डर बैठ चुका है, क्योंकि भारत ने धरती और आसमान में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी उन्हें सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। साल 2017 की बात है। दिल्ली में डिफेंस से जुड़ी एक अति गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा सिर्फ एक शख्स मौजूद थे, DRDO के प्रमुख GS रेड्डी। ये तीनों एक बेहद ही संवेदनशील ऑपरेशन पर बात करने जुटे थे। भारत को एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करना था, जिसे नाम दिया गया मिशन शक्ति। तो स्पेस का क्षेत्र में डिफेंस के लिए कुछ करने तो ये एक महत्वपूर्ण मिशन होगा बोल के सोच के एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट करेंगे बोल के सोचा था। इसी के बारे में हमको बुलाया था और मैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी PM साहब को प्रेजेंटेशन दिया था टेक्निकलिटीज़ के ऊपर। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए अंतरिक्ष में किसी भी देश के सैटेलाइट को ध्वस्त किया जा सकता है। आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह के हथियारों का उपयोग नहीं किया गया है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण परमाणु परीक्षण की तरह ही बेहद संवेदनशील था। इसे परमाणु परीक्षण की तरह ही बेहद गोपनीय रखा गया। प्रधानमंत्री खुद GS रेड्डी से एंटी सैटेलाइट मिसाइल से जुड़ी हर जानकारी ले रहे थे। PM साहब बहुत शार्प है। ये पूरा जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है टॉप लेवल में क्विकली अंडरस्टूड एंड सेड ये स्पेस में ऐसा करने तो डिब्रिज का क्या होगा, और बताया था ये टेस्ट आपने ऐसा डिज़ाइन करना है, डिब्रीज मिनिमम होना है, स्पेस में और कुछ नुकसान ना होना है, और किसी से स्पेस एसेट्स को कुछ ना होना है, और जो डिब्रीज होता है वो भी मिनिमम टाइम पीरियड में ये डिके होना है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। 27 मार्च 2019 को सिर्फ 3 मिनट में एंटी सैटेलाइट परीक्षण को अंजाम दिया गया। परीक्षण के दौरान धरती से 300 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में एक माइक्रो सैटेलाइट मार गिराया गया। भारत ने आज अपना नाम स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था। दुनिया में ऐसा वाला मिशन कम से कम डिज़ाइन से डेवलप करके टेस्ट करने में 4-5 साल मिनिमम लगता है, लेकिन साइंटिस्ट का कैपेबिलिटीज़ देख के 2 साल के अंदर करना है बोल के बताए थे। मैं ये मानता हूँ ये साइंटिस्ट के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है, क्योंकि देश का नेता साइंटिस्ट में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया। जो बरसों से नहीं हुआ वो मोदी सरकार में हुआ। बीते 10 वर्षों में देश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े मिशन इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उनके पीछे PM मोदी थे, उनकी संकल्प शक्ति थी।
चंद्रयान 3 की सफलता ने तो नया इतिहास रच दिया। PM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चंद्रयान ने 3 लाख किलोमीटर का फासला तय किया और तय अनुमान के मुताबिक चांद की सतह पर उतरने में कामयाब भी रहा। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। मिशन चंद्रयान की सफलता से भारत के इतिहास में गौरव का एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इसरो चेयरमैन सोमनाथ के लिए ये बड़ी बात थी कि इस प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी लगातार उनका हौसला बढ़ाते रहे। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। पीएम मोदी किस तरह नए रिसर्च को जानने समझने को उत्सुक रहते हैं, ये इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने बहुत करीब से देखा है। एक वाकया तो ऐसा है जिसे सोमनाथ कभी भूल नहीं पाएंगे। एक बार मुझे तबीयत अच्छा नहीं था, उसी समय डिटेक्ट किया था हमारा कैंसर। एक मीटिंग में मैं उनके पीएम रेसिडेंस में था, मैं वहाँ गया। उसी समय मुझे पूछा कि ये डिसीज कब डिटेक्ट किया और कब ऐसा है, कहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं, इसके बारे में मुझे पूछा। और उसी समय आज कुछ समय उन्होंने बहुत चिंतित रखा, उसने कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा लगा कि वह इमोशनल है इसके विचार में सोचकर। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। उम्मीदों का सूरज कश्मीर में भी उगा। कश्मीर को आर्टिकल 370 से आजाद करना एक बड़ी चुनौती थी। ये वही कश्मीर है जिसकी जमीन पर तिरंगा लहराने के लिए मोदी एकता यात्रा के सारथी बने थे। कश्मीर से आतंकवाद और आर्टिकल 370 का खात्मा दशकों से एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त हुआ तो बदलाव की नई शुरुआत हुई। अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी देशवासियों की जिन उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री बने, बीते एक दशक में हर हिंदुस्तानी ने उसे आकार लेते देखा। अब बारी नरेंद्र मोदी के एक बड़े संकल्प सिद्धि की थी। हमारे राम आ गए। नरेंद्र मोदी संघ के दिनों से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने खुद देखा था कि किस तरह राम मंदिर के लिए लोग अपनी जान भी निछावर करने को तैयार हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान। अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जुड़े रमेश भाई जोशी उर्फ तलाड़ी काका ने तो अनोखा प्रण लिया था। तलाड़ी काका ने यह प्रण लिया हुआ था कि जब तक राम मंदिर बनेगा नहीं तब तक मैं मौन व्रत धारण करूंगा। तलाड़ी काका का मौन व्रत जीते जी टूट नहीं पाया। राम मंदिर बनने से पहले ही उनका निधन हो गया। तलाड़ी साहब के निधन के बाद नरेंद्र भाई और मेरे आदरणीय काकू भाई साहब यहाँ आए थे। उन्होंने बोला कि तलाड़ी जी का विसर्जन करने के लिए, अस्थि विसर्जन करने के हिम्मत भाई तुम और अशोक भाई जाके आओ,
तो हम दोनों चाणोद नर्मदा नदी के तट पे इनका अस्थि विसर्जन करने की जवाबदारी हम दोनों को दी हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा कैसी हो, इसे किस तरह बेहतर बनाया जाए, इस बारे में नरेंद्र मोदी लगातार खबर लेते रहे। यही नहीं, उन्होंने मंदिर निर्माण समिति को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि यदि रामनवमी के दिन ऐसी व्यवस्था हो कि सूर्य की किरणें शिखर से आकर भगवान रामलला को 12 बजे उनके माथे पर आकर गिरें तो अच्छा लगेगा। हमारी वैज्ञानिक जो लेबोरेटरीज हैं, संस्थाएं हैं, उनसे अनुरोध किया गया, वो इस कार्य में जुटी। उन्होंने इसका एक समाधान भी निकाला, मॉडल भी क्रिएट किया। अयोध्या और राम मंदिर हिंदू जनमानस का हिस्सा है। हिंदू आस्था का ये चिंतन नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में भी दिखता है। राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय नरेंद्र मोदी परम भक्ति के भाव में डूबे दिखे। ये महायति का चिंतन है। जिस भावना के साथ वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उसको मुकुट को लिए धीरे धीरे कर चल रहे थे, 500 बरस के इतिहास को 84 सेकंड में समेट कर इस देश की प्राण प्रतिष्ठा संस्कृति की दोबारा कर दी। और उसके बाद उन्होंने जो भाषण कहा उसमें 2-3 वाक्य ऐसे थे जो सबको गले को छू गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये कहा था। ये बात गहरी थी और ये दुनिया के लिए बड़ा संदेश था। एक समय दुनिया के कई मुल्क मदद के लिए पश्चिम के विकसित देशों की तरफ देखते थे, लेकिन उम्मीदों की वही निगाहें अब हिंदुस्तान की तरफ उठती हैं। एक वक्त भारत को मदद लेने वाला देश कहा जाता था, अब भारत मदद देने वाला देश बन चुका है। भारत की भूमिका बड़ी होती जा रही है और नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे। दुनिया के नक्शे पर आज भारत एक बड़ी ताकत है। ऐसा भारत जो सहयोग और समर्थन की बुनियाद पर दोस्ती के हाथ बढ़ाता है, जो दुश्मनों के लिए दंड और सख्ती का रास्ता अपनाता है। भारत की विदेश नीति को नई धार मिली है, तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। मोदी दुनिया की हर घटना पर खुद पैनी नजर रखते हैं और बात जब किसी बड़े फैसले से जुड़ी हो तो वो आधी रात को भी विदेश मंत्री को कॉल करने से नहीं चूकते। My phone rang and this time it was the Prime Minister. Okay. And I mean, obviously he assumed I would recognize him rightly. And so his first question was, "Jage ho?" I said, "Haan sir, like, you know, I mean, it's 12:30, what else could I be doing other than being awake? Because in his life that is probably natural." He said, "अच्छा, TV देख रहे हो?" I said, "TV देख रहे हो." तो क्या हो रहा है वहाँ? So because he assumed that's exactly what I'd be doing. I said, "नहीं सर, वो अभी अटैक चल रहा है." ये प्रधानमंत्री मोदी का ही विजन था कि भारत ने एक तरफ अमेरिका से रिश्ते बेहतर किए और दूसरी ओर रूस से अपना पुराना नाता जोड़े रखा। बीते 10 साल में मिडिल ईस्ट के इस्लामी देशों के साथ भी भारत का संबंध गहरा हुआ। ये भारत के लिए बड़ी बात है कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, मिस्र जैसे कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को
एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं। वो दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। G20 सम्मेलन में विश्व की बड़ी हस्तियों के बीच मोदी का मैजिक साफ दिखाई दे रहा था। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। दुनिया की बदलती राजनीति के बीच भारत भूमिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत ना किसी खेमे में शामिल हुआ और ना ही किसी के साथ पक्षपात किया। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल हमास की जंग, हर जगह भारतीय कूटनीति का संतुलन दिखा और इसलिए विश्व के ताकतवर नेता पीएम मोदी की बात को गौर से सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। Prime Minister Modi is the boss. विश्व के बड़े मंचों पर भारत की धाक बढ़ने लगी। तो इसकी एक बड़ी वजह है देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। कोविड महामारी के समय जब कई देश बेबस असहाय नजर आ रहे थे, ऐसे कठिन वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को उनकी शक्ति का एहसास कराया। भारत एक बड़ी अग्नि परीक्षा में सफल रहा। संजीव कुमार जोशी उन दिनों डीआरडीओ में थे। कोविड के दौरान पीएम मोदी ने डीआरडीओ को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। जब वो मीटिंग्स लेते थे, कौन सा वेंटिलेटर के लिए कौन सा पार्ट, शुरुआत में तो हम लोग बाहर से, यूरोप से या कई कंट्रीज से हम उसके पार्ट्स भी मंगाते थे। तो उस समय कौन सी एम्बेसी से संपर्क करना है, क्या करना है, पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में उनको याद रहता था कि ये अच्छा, ये इस एम्बेसी से आपने संपर्क किया, क्या हुआ, तो उनको हर अपडेट याद रहता था। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो उस समय हर एक चीज़ को बहुत माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे, शायद यही एक कारण है जिसके कारण हम कोविड जैसी महामारी से निकल पाए। 10 सालों में नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे प्रधानमंत्री की बनी है जो हर किसी के दुख दर्द को समझता है, जनता से मन की बात करता है और मुश्किल वक्त में साथ भी खड़ा होता है। दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए तो पिलाओ ना फिर। 2 साल पहले आई सफर्ड ए स्ट्रोक, मेरा स्टेंट लगा। ये सारे पता चल गया प्रधानमंत्री जी को, सारे हमारे ऑनरेबल स्पीकर को, सबको। पर फोन पहले आया प्रधानमंत्री जी का मेरे बेटे के पास, और मेरा बेटा कहता है कि जिस तरह ताऊ जी एडमोनिश करते हैं बच्चे को, उस हिसाब से उन्होंने एडमोनिश किया। तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि इस तरह हो रहा है? 3 दिन तक वो सफ़र कर रहे थे और हॉस्पिटल आने में। दैट शोज द अमाउंट ऑफ अफेक्शन ही हैज़ अपने हमारे परिवार के साथ, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। नरेंद्र मोदी लोगों से जुड़ना जानते हैं। यही नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ताकत को आम आदमी से जोड़ने की कोशिश की है। वो खुद घंटों काम करते हैं। 73 साल की उम्र में जब इंसान पर थकान हावी हो जाती है, ऐसे समय में वो ऊर्जा से भरे हैं। नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले, उनके साथ रहे लोगों ने उनकी इस खूबी को बरसों पहले ही देख लिया था। वो जानते हैं कि नरेंद्र भाई न कभी थकेंगे और ना ही रिटायर होंगे। नरेंद्र भाई को युवा लड़के जैसा जोश है, तो मैं तो योग करने वाला मानस हूँ, कसरत करने वाला मानस हूँ, એટલે मेरा शरीर तंदुरुस्त है। आई एम टायर्ड एंड रिटायर्ड मीन्स आई एम टायर्ड इसलिए रिटायर्ड हो रहा हूँ, ऐसा नहीं। और उन्होंने 2-3 बातें तय कर रखी है। वो एक कर रखी कि भारत को विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाएंगे। एक,
वो तय कर रहा है भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने तय कर रखा है कि भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएंगे, और जब तक ये तीनों काम पूरे नहीं होंगे तब तक वो भारत का नेतृत्व करते हैं। अरे नरेंद्र, वडनगर के गांव से दिल्ली तक, संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, आम कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री पद तक नरेंद्र मोदी ने एक लंबी यात्रा तय की है। ये यात्रा अभी जारी है क्योंकि नरेंद्र भाई ना अभी थके हैं ना रुके हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा सिर्फ एक राजनेता की नहीं, ये यात्रा उस इंसान की भी है जो सारी उम्र चुनौतियों से लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन खुद के लिए नहीं, समाज और देश के लिए। ऐसे ही लोगों से इतिहास बनता है, ऐसे ही लोग इतिहास रचते भी हैं। नरेंद्र भाई सीरीज में हमने सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की है। ये सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी शरद केलकर को अनुमति दें। नमस्कार।